एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आप लोग देख रहे हैं परचम क्लासेस और हम डिस्कस कर रहे हैं 19 अप्रैल के करेंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। आज 19 अप्रैल है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड लीवर डे। लीवर हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि एक ग्लैंड भी है मतलब कोई ना कोई जूस वगैरह सिक्रेट करता होगा ये। तो लीवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, जिसका वेट लगभग 1.3 से लेके 1.6 केजी के आसपास होता है। रेडिश ब्राउन कलर का ये ऑर्गन हमारे शरीर में पाया जाता है। ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। इसके अलावा बाइल जूस को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यहाँ पर जो वर्ल्ड लीवर डे है उसकी थीम क्या है, बी विजिलेंट, डू रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। जनरली ओबेसिटी के कारण बच्चों में भी आजकल फैटी लीवर की समस्या देखने को मिलती है, तो उसी पे फोकस करते हुए ये थीम डिसाइड की गई है, वी विजिलेंट, डू रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। ये इसकी थीम है। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं अपने करेंट अफेयर्स की तरफ। तो आज के करेंट अफेयर्स में सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में, पर्सन्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पर्सन्स के बाद बाकी जो नेशनल, स्टेट और दूसरी जो न्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिर आपको जो है वो शॉर्ट न्यूज़ भी मिल जाएगी। शॉर्ट न्यूज़ के अलावा आज जो है वो मैंने हेडलाइंस को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो आपको हेडलाइंस भी वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, जिससे आप आसानी से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। आज की क्लास की जो पीडीएफ होती है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाती है। डेली सीए की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल होती है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो परचम क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे और फिर आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आप हमें हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें। ओके, एक छोटी सी जानकारी और है, हमने एक बुकलेट इशू की है, एक बुकलेट लॉन्च की है जिसका नाम है सवाल। इस बुकलेट में क्या है, इस बुकलेट में आपको जनवरी से लेके मार्च 2023 तक के जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे उनके एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। 300 एमसीक्यू की ये बुकलेट है। 300 एमसीक्यू की ये बुकलेट है, ठीक है, जिसमें आपको आंसर भी मिलेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप इस बुकलेट को ले सकते हैं। बुकलेट आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो वेबसाइट पर विजिट करके आप इस बुकलेट को ले सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पर्सन्स के बारे में, रिसेंटली या कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था वीमेंस रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में, याद आया? मैंने आपको एशियन वीमेंस रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको कहा था हमारी जो वीमेंस टीम है, जितने भी पार्टिसिपेशन हुए थे कजाकिस्तान में, उनमें हमें जो है वो 7 मेडल मिले थे। याद है, 2 मैंने सिल्वर मेडल बताए थे और मैंने कहा था कि 5 लोगों को जो है वो ब्रोंज मेडल मिले थे। याद आ गया? ये तो आपकी वीमेन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में हो गया। अगर मैं ओवरऑल बात करती हूँ, क्योंकि मेंस रेसलिंग भी हुई है, फ्री स्टाइल और दूसरे ग्रेको रोमन वगैरह में, और वीमेंस और मेंस दोनों कैटेगरी में यहाँ पे हमारे जो एथलीट्स थे, हमारे जो रेसलर्स थे, उन्होंने कजाकिस्तान अस्ताना में पार्टिसिपेट किया था। तो ओवरऑल अब हम बात कर लेते हैं। व्यूमेंस की बात मैं पहले कर चुकी हूँ, अब हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत को टोटल 14 मेडल मिले हैं। कितने मेडल मिले भारत को? टोटल 14 मेडल मिले हैं, जिनमें से केवल और केवल 1 आपका गोल्ड मेडल है, 3 आपके सिल्वर मेडल हैं और बचे हुए आपके 10 जो हैं वो ब्रोंज मेडल हैं। तो 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रोंज मेडल के साथ भारत को टोटल 14 मेडल हासिल हुए हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। और मेडल टैली में जो भारत की रैंकिंग है वो 7th नंबर पे है, 7वें स्थान पे भारत यहाँ पर आता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सभी व्यक्तियों के नाम तो याद नहीं करने बोलूँगी, तो यहाँ पे जो 1 आपको सिल्वर मेडल वाले हैं, 1 आपके जो गोल्ड मेडल वाले हैं और 3 आपके जो सिल्वर मेडल वाले हैं, आप उनको बस याद रख लीजिए। तो गोल्ड मेडल देखिए, अमन शेरावत को मिला है। मैंने बताया था आपको 57 केजी कैटेगरी में अमन शेरावत को जो है गोल्ड मेडल मिला था। अंतिम पंघाल या 53 केजी कैटेगरी में इनको क्या मिला था? सिल्वर मेडल। निशा दहिया, इनके बारे में बताया था, 68 केजी में इनको भी सिल्वर मेडल मिला था। और रूपिन, इन्हें 55 केजी कैटेगरी में जो है वो सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। इस तरीके से टोटल 14 मेडल एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को मिले हैं, जो कि 36 नंबर का एडिशन था, 36वें नंबर का संस्करण था। कजाकिस्तान अस्ताना में इसका आयोजन किया गया था। 14 मेडल भारत को मिले हैं, 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, बाकी 10
ब्रोंज मेडल है। और भारत जो है वो मेडल टैली में 7वें स्थान पर आ रहा है। फर्स्ट स्थान पे कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान के बाद सेकंड नंबर पे आपको जापान देखने को मिलेगा और थर्ड नंबर पे आपको ईरान देखने को मिलेगा। तो टॉप 3 नेशन कौन कौन से हो गए? कजाकिस्तान, जापान और ईरान। भारत की पोजीशन 7वें नंबर पे है। इसका जो प्रीवियस एडिशन था 35 नंबर का एडिशन, वो कहाँ पे हुआ था? उलन बटार मंगोलिया में आयोजित किया गया था। 36 एडिशन जो है वो कहाँ हुआ? कजाकिस्तान अस्ताना में हुआ। कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं अगले हमारे स्विमर, जिनका नाम है वेदांत माधवन। आर माधवन, आप लोग इनकी मूवी देखी होगी, काफ़ी शानदार एक्टर हैं। आर माधवन के ही बेटे हैं वेदांत माधवन। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। कितने? 5 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं मलेशिया स्विमिंग चैंपियनशिप में। मलेशिया स्विमिंग चैंपियनशिप जो कि कुआलालंपुर में हो रही थी, इसमें हमारे इंडिया के स्विमर वेदांत माधवन ने टोटल 5 मेडल, गोल्ड मेडल हासिल किए हैं अलग अलग कैटेगरी में। 50 मीटर, 100, 200, 400 और 1500 मीटर स्विमिंग कैटेगरी में। इसके अलावा 48 जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप जो कि 2022 में हुई थी, उसमें भी ये पहले पर्सन थे जिन्होंने 1500 मीटर फ्री स्टाइल में रिकॉर्ड ब्रेक किया था। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 पर्सन के नाम याद होने चाहिए। एक तो ये प्रमोद भगत है ना, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा। प्रमोद भगत कौन है? पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है ना, पैरा बैडमिंटन से इनका एसोसिएशन है। ओके, अगली पर्सन है नित्या। ये है नित्या। नित्या का एसोसिएशन भी पैरा बैडमिंटन से है। ओके, सो नित्या विंस गोल्ड इन अ वीमेन सिंगल एट ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप। तो यहाँ पे ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल कहाँ हो रहा था? ब्राज़ील में हो रहा था। इसमें भारत की नित्या ने दो गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। भारत की नित्या ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और इन्होंने पेरू की जूलियाना को यहाँ पे डिफीट करने का काम किया है। इसके अलावा प्रमोद भगत और सुकांत कदम, इन दोनों ने डबल कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रमोद भगत किस गेम से जुड़े हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा पैरा बैडमिंटन। उसी प्रकार नित्या श्री सुमंती शिवान किस गेम से जुड़ी हुई है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये भी बैडमिंटन प्लेयर है। चलिए अगली बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान। आप बोलेंगे ये कहाँ से आ गया? प्रवासी भारतीय सम्मान तो 9 जनवरी को दिया जाता है। बिल्कुल आपने सही समझा। प्रवासी भारतीय सम्मान के जो अवॉर्डी होते हैं उनको ये अवार्ड 9 जनवरी को दिया जाता है और 9 जनवरी को ही अनाउंसमेंट किया जाता है कि किन व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, ये अनाउंसमेंट तो भारत में होती है। अब कुछ प्रवासी भारतीय उस समय भारत में प्रेजेंट होते हैं तो उनको अवार्ड दे दिया जाता है। जो लोग भारत नहीं आ पाते तो उनको बाद में किसी सेरेमनी में या उसी देश में उनको ये अवार्ड पहुंचा दिया जाता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे एक इंडियन अमेरिकन है राज सुब्रमण्यम, उनको रिसेंटली प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। ये आपको राज सुब्रमण्यम देखने को मिलेंगे और ये CEO है। एक तो इंडियन अमेरिकन है, इंडो अमेरिकन है। इसके अलावा फेडेक्स के CEO हैं और फेडेक्स जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO इंडो अमेरिकन, जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम, उनको रिसेंटली प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जो कि इंडिया के पर्सन को दिया जाता है, इंडियन डायस्पोरा को दिया जाता है, जो इंडिया के लोग भारत में किसी अच्छे बिजनेस में या अच्छा कोई काम कर रहे होते हैं। ये अवार्ड इन्हें इंडिया के एम्बेसडर USA में, इंडिया के राजदूत जो कि USA में, जिनका नाम है तरनजीत सिंह संधू के द्वारा रिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे। विच इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द 2023 एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट? तो कौन सा भारतीय शहर 2023 में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तैयार है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में एशियन चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। ये बात हमको जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ हॉकी इंडिया है भोलानाथ सिंह, उनके द्वारा रिसेंटली बताया गया है और इंडिया पहली बार इस इवेंट को आयोजित कर रहा है। इसमें टॉप 6 टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। इंडिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, मलेशिया, जापान और चाइना की टीम होंगी। ये 7th एडिशन है टॉप लेवल इंटरनेशनल हॉकी इवेंट का। कौन सा एडिशन है? 7वां एडिशन है। भारत इसे पहली बार आयोजित कर रहा है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट कहाँ होगा? चेन्नई में आयोजित किया जाएगा अगस्त में। ठीक है, नेक्स्ट है द USA इमर्ज एज अ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23।
तो रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री मतलब हमारा जो वाणिज्य मंत्रालय है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट पे हमें बताया है कि यूएसए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। व्यापार करने के लिए सबसे बड़ा जो हमारा पार्टनर है वो कौन है? यूएसए है। इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? यूएसए है। और यूएसए के साथ जो हमारी ट्रेडिंग हुई है, जो हमारा व्यापार हुआ है, वो 128 बिलियन डॉलर का ये व्यापार है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड नंबर पे चाइना है, फिर आपको यूएई मिलेगा और फिर सऊदी अरेबिया मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, पूरी न्यूज़ हम समझ लेते हैं। हालांकि इन ज़्यादा फैक्ट्स को आपको याद नहीं रखने, बस यूएसए ही क्वेश्चन बनेगा, उतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर रिसेंटली हमें कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड है वो 7.65% इंक्रीज़ हुई है और भारत और यूएसए का जो व्यापार ट्रेड रहा है वो 128.5 बिलियन डॉलर का रहा है। ये बात हमें बताई है। यूएसए बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है 2022-23 में। सेकेंड नंबर पे जो है चाइना के साथ हमारी जो ट्रेडिंग होती थी वो 1.5% डिक्लाइन हुई है, इसमें कमी आई है। थर्ड नंबर पे यूएई है और चौथे नंबर पे आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 20 अप्रैल जो कि कल के दिन है। 20 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को इनॉग्रेट करने वाले हैं। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। कल 20 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को इनॉग्रेट करेंगे नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी जो थीम है वो है रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्परेरी चैलेंजेस फिलॉसफी टू पैरेक्स, ये इसकी थीम है। यहाँ पर ये 2 दिन की समिट होगी और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जीएस किशन रेड्डी के पास है। ये मंत्रालय जो है वो जीएस किशन रेड्डी जी के पास है। इसमें बौद्ध धर्म के जो मॉन्क्स हैं, लीडर्स हैं, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। इट विल अटेंडेड बाय स्कॉलर्स, संघ लीडर एंड धर्मा प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पहली ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है जो कि नई दिल्ली में कल से इनॉग्रेट हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने रिसेंटली युवा पोर्टल लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन बनेगा युवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा युवा पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि युवा पोर्टल का संबंध किससे है? तो युवा पोर्टल का रिलेशन है कि इसका काम है आइडेंटिफाई करना यंगस्टर्स को, यंग स्टार्टअप्स को हमारे देश में जिनके पास पोटेंशियल है। युवा पोर्टल फॉर कनेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल यंग स्टार्टअप इन द कंट्री। इसके अंतर्गत 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है और हमारा जो CSIR की लैब है, उनके जो वर्क है उसको भी शोकेस किया जाएगा, जिससे लोग यहाँ पर आके उनके कामों को भी देख सके, प्रेरित हो सके, कुछ नया सीख सकें। ठीक है, तो युवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? आइडेंटिफाई करने और कनेक्ट करना यंग स्टार्टअप को हमारे कंट्री के। नेक्स्ट है इंडिया टू चेयर कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑन रिफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्ट। यहाँ पर देखिए जो कॉमनवेल्थ नेशन है उनका एक ग्रुप है ना। ये बेसिकली 56 कंट्रीज़ हैं। 56 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसे हम कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं और भारत भी कॉमनवेल्थ का एक हिस्सा है। ठीक है ना, 56 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। अब इन लोगों को एक फाइनेंशियल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो डेवलप कंट्री है वो तो ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनको और किस तरीके से हम फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, है ना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक फाइनेंशियल रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो ये बात डिसाइड की गई कॉमनवेल्थ के लोगों के द्वारा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये जो ग्रुप है उसकी मीटिंग का चेयरमैन किसे बना दिया गया? इंडिया को। और इंडिया अब यहाँ पे चेयरमैन बन गया है कॉमनवेल्थ ग्रुप का, जो कि डिस्कस करेगा रिफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया टू चेयर कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑन रिफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्ट, ऐसा हमारा जब ये वर्किंग ग्रुप ऑफ कॉमनवेल्थ के द्वारा ये बात डिसाइड की गई कि चेयरमैन भारत रहेगा। वहीं नाइजीरिया जो है वो डिप्टी चेयर रहेगा। नाइजीरिया क्या रहेगा? ये डिप्टी चेयर रहेगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, कॉमनवेल्थ की जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड केसी। ये कॉमनवेल्थ नेशन है, 56 कंट्रीज़ हैं। यूके में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। 1931 में इनका फॉर्मेशन हुआ था। ये पूरे देखिए, ये 56 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है, ये है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी इनका नाम है। इनके द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किया गया है, वो देख लेते हैं। सो देखिएगा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट चेंजेस नेम ऑफ ग्रीनफील्ड पोर्ट इन श्रीकाकुलम।
श्रीकाकुलम एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पर एक पोर्ट का उद्घाटन किया गया कल ही के दिन, मतलब सॉरी 19 अप्रैल को, मतलब आज ही के दिन ये उद्घाटन किया जाना है, फाउंडेशन स्टोन रखा जाना है। ठीक है, सॉरी उद्घाटन नहीं होना, फाउंडेशन स्टोन जो है वो एक नए एयरपोर्ट, ग्रीन एयरपोर्ट का रखा जाना है। लेकिन रखने से पहले ही लोगों ने कहा, फार्मर्स ने कहा और लोकल्स ने कहा कि इस पोर्ट का नाम चेंज कर दो। तो वाई जगन मोहन रेड्डी जी ने लोगों के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और जो अभी पोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखना था उसी पोर्ट का नाम भी चेंज कर दिया। तो उसी से रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बनेगा कि मूलापेटा पोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो मूलापेटा पोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो कि एक ग्रीनफील्ड बंदरगाह या पोर्ट है। ठीक है, जो कि 4000 करोड़ की लागत के साथ बनाया जा रहा है। इसका 19 अप्रैल को फाउंडेशन स्टोन रखा गया। नया नाम तो मूलापेटा पोर्ट हो गया, पुराना नाम क्या था? पुराना नाम भावना पादु पोर्ट था। तो वहाँ के लोगों ने, जो मूलापेट है, वहाँ के लोगों ने कहा, वहाँ के फार्मर्स ने कहा इसका नाम चेंज कर दो, तो नाम चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट है, India saw a record of 149.5 trillion rupees UPI card transaction in 2022. Recently, French Payment and Transaction Service Limited के द्वारा, सर्विसेज फर्म के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में जो मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया के बारे में भारत बातें करता है, तो लास्ट ईयर जो है 2022 में 149.5 ट्रिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हमारे देश में हुए, इतने रुपए के ट्रांजैक्शन हमारे देश में हुए, जिसमें बेंगलुरु जो है वो टॉप सिटी है। बेंगलुरु के बाद आपको दिल्ली, मुंबई, पुणे और चेन्नई देखने को मिलेगा। ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई, इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया डिजिटल पेमेंट एनुअल रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट है, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड has collaborated with which bank for the National Common Mobility Card or the Singra Chennai Card as a part of multi-mode and ticket integration plan। तो न्यूज़ ये है बेसिकली कि चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने किस बैंक के साथ एमओयू साइन किया है, किसके लिए? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसका एक दूसरा नाम सिंगरा चेन्नई कार्ड है, जो कि एक मल्टी मॉडल एंड टिकट इंटीग्रेशन प्लान है। मतलब आपने एक कार्ड बनवा लिया, ये कार्ड जो है अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी है तो फ्री में ये कार्ड बन सकता है। कई सारे रेलवे स्टेशन पर एसबीआई की ब्रांचेस से आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं और आने वाले समय पे एसबीआई के बैंक अकाउंट से इसको लिंक किया जा सकता है। अभी ये फैसिलिटी नहीं है ना। तो आपने एक कार्ड बनवा लिया और इस कार्ड को क्या करा लिया, आपने रिचार्ज करा लिया। 100 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का आप यहाँ पे रिचार्ज करा सकते हैं। अब इस कार्ड का उपयोग आप जो चेन्नई मेट्रो है, दूसरे स्टेट्स में जो मेट्रो चल रही है वो, इसके अलावा जो एमटीसी की बसेज हैं, है ना, गवर्नमेंट की जो बसेज है, वहाँ पर आप इस कार्ड का उपयोग कर सकते हो। मतलब आपको हर एक ट्रांसपोर्ट को लेने के लिए, गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं उनको लेने के लिए आपको बार बार टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। तो ऐसा करके एक कार्ड बना दिया है, इसी को मल्टी मॉडल एंड टिकट इंटीग्रेशन प्लान कहा जा रहा है और इस कार्ड का नाम है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है, तो किसके मर्जर या किसके एमओयू के साथ साइन हुआ है, किस बैंक के साथ? तो आंसर हो जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये टाई अप हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया रिटेन कैटेगरी 1 स्टेटस अंडर FAA इंटरनेशनल फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोग्राम। अब ये क्या पिक्चर है तो देखिएगा, FAA यूएस की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है। ये यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये क्या करती, दुनिया भर की जो अलग अलग एविएशन एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, अलग अलग देशों के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं एविएशन सेक्टर के, उनको बेसिकली कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 इस तरह कैटेगरी में रखती है। डिपेंड करता है कि उस देश का जो एविएशन सेक्टर या मिनिस्ट्री है, जो एविएशन मिनिस्ट्री, वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या वो पूरे सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है या क्या नहीं, पैसेंजर की सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद एक कैटेगरी बनाती है। तो भारत वापस से कैटेगरी 1 में ही आया है फॉर एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट बाय द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, द यूनाइटेड स्टेट एविएशन वॉचडॉग, है ना। मतलब हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर जो DGCA है, DGCA मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने पूरे सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, इसलिए भारत पुनः फिर से कैटेगरी 1 स्टेटस में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, सीरिया बिकम्स वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट। सीरिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को स्टेट बन गया है। अभी नार्को स्टेट क्या होता है, तो नार्को स्टेट का मतलब समझिए,
तो डिक्शनरी की मीनिंग के अकॉर्डिंग नार्को स्टेट वो स्टेट होते हैं जिनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इकोनॉमी का इलीगल ड्रग्स जो होती है ना उनकी ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई सारे ड्रग्स आपको पता है कि हर एक देश में जो है वो बैन होते हैं, लेकिन फिर भी उनको इलीगल तरीके से उनकी तस्करी की जाती है, उनकी ट्रेडिंग की जाती है। तो ऐसी कोई कंट्री जिसकी बहुत बड़ी अमाउंट या बहुत बड़ा देश का इकोनॉमी का परसेंटेज इलीगल ड्रग की ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है, ऐसे स्टेट को हम नार्को स्टेट कहते हैं। तो नार्को स्टेट का डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। Narco state refer to a nation where a significant portion of the economy is reliant on the illicit trade of the narcotic drugs. तो सीरिया become world largest narco state क्योंकि यहाँ पे इस कंट्री में इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जो है वो नार्को ड्रग्स का या बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैप्टागॉन का जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है और इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कैप्टागॉन जो है वो एक इलीगल ड्रग है और इसे बैन किया गया था UNODC के द्वारा। UNODC मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम होता है। इनके द्वारा कैप्टागॉन जो है उसे ऑलरेडी बैन किया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट किया जा रहा है और बहुत बड़ा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इनका ड्रग्स का है, इसलिए सीरिया जो है वो सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। नेक्स्ट बात करते, एक छोटी सी न्यूज़ रह गई थी जिस दिन मैंने आपको बिग कैट अलायंस के बारे में बताया था, उसी दिन हालांकि डिस्कस करना चाहिए था लेकिन ये मिस आउट हो गया था। सो नेपाल बिकेम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आप सभी को पता है बिग कैट अलायंस को बनाने का जो इनिशिएटिव है वो भारत का है, क्योंकि भारत चाहता है कि हमारे जो वर्ल्ड में 7 बिग कैट्स हैं उनकी कंजर्वेशन का काम किया जाए, ठीक है ना। और इसके लिए भारत ने जो 97 कंट्रीज़ हैं, जिन 97 कंट्रीज़ में ये बिग कैट पाई जाती है, उन सबको इनवाइट भी किया है कि आकर आप इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन करो, ठीक है। तो जिस दिन हम कर्नाटका में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च कर रहे थे, उसी इवेंट में नेपाल के एनर्जी मिनिस्टर भी शामिल हुए थे। नेपाल के एनर्जी मिनिस्टर थे शक्ति बहादुर वसनीट, वो भी यहाँ पे शामिल थे। उन्होंने एक लेटर जो है वो हमारे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी को दिया और जिसमें लिखा हुआ था कि नेपाल भी जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर बन जाएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, और ये बिग कैट स्पीसीज को कंजर्वेट करने का काम करेगा, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एटसेट्रा शामिल है। क्योंकि जो जैसे कि भारत है, भारत ने अपनी टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने का काम किया है, वैसे ही यहाँ पर भी नेपाल ने बहुत अच्छा काम किया है अपने देश में टाइगर की पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। नेपाल टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग फ्रॉम 121 इन 2010 टू 335 इन 2022। तो 335 टाइगर नेपाल में है 2022 के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे नेपाल भी जो है वो फाउंडिंग मेंबर बन गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। चलिए अब अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहली न्यूज़ यहाँ पर है कि हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा जी हैं। उन्होंने 18 अप्रैल को लॉन्च की है एक नई स्कीम नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। ट्राइबल जो ग्रुप हैं या ट्राइबल जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उनको बेनिफिट देने के लिए। और उस स्कीम का नाम क्या है, उस स्कीम का नाम है PTPNER। उस स्कीम का नाम है PTPNER, मतलब मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। इनके बेनिफिट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के बेनिफिट के लिए अर्जुन मुंडा जी के द्वारा इस नई स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे हमारे जो स्टील मंत्री हैं ज्योति आदित्य सिंधिया, उनके द्वारा इंडिया स्टील 2023 की शुरुआत 19 अप्रैल में मुंबई में की गई, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल हेल्थ समिट 2023। तो डिजिटल हेल्थ समिट 2023 CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर भी शामिल है, ठीक है। गोवा में इसका आयोजन किया गया और इसकी थीम थी बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विलिटी। डिजिटल हेल्थ समिट कहाँ हो रही है, गोवा में हो रही है। कौन इसे कंडक्ट करा रहा है, तो CII और हमारा जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो इसे कंडक्ट करा रही है। इसकी थीम क्या है, तो बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी, ठीक है। फिर DRDO ने IIT हैदराबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन DRDO ने कहाँ किया है, IIT हैदराबाद में किया है। तो आज हमने जो भी न्यूज़ देखी हैं शॉर्ट में, आप इन न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
इसके अलावा आज की क्लास का PDF जो रहेगा उसमें भी हेडलाइन इंक्लूड रहेंगी, तो आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, द हाई कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ओपन इट्स 16 वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन विच कंट्री। तो रिसेंटली 16वें नंबर का 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर हमने कहाँ ओपन किया है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में किया है। और बांग्लादेश में इंडिया के हाई कमीशन कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्रणय वर्मा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑर्गेनाइज 2-day ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस इन विच सिटी। तो कंप्रेस्ड बायोगैस पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहाँ पर? तो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है नई दिल्ली पे, ऑप्शन ए। शेखर राव रिसेंटली किस बैंक के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट हुए हैं? इंतरिम MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट हुए, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका बैंक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022, ये अवार्ड डॉक्टर अप्पा साहेब धर्म अधिकारी को दिया गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु हैज़ वॉन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 क्राउन? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जो है वो राजस्थान कोटा की नंदिनी गुप्ता ने जीता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेव द एलिफेंट डे हमने कब सेलिब्रेट किया? तो हर साल हम सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया। हीमोफीलिया डे की थीम क्या थी? तो थीम थी एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, इन अ वाइड जोग्राफिकल एरिया, बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में कंप्यूटर जो है वो आपस में इफेक्टिवली कनेक्टेड होते हैं और उनमें हम इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी मतलब इसमें हमने किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है? तो देखिएगा, अब जब ग्लोबल में बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति एक अमेरिका में बैठा हुआ है, एक जापान में बैठा हुआ है, एक चाइना में बैठा हुआ है, एक भारत में बैठा हुआ, पर इनके जो लैपटॉप है, इनके जो कंप्यूटर है, ये आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे को वो मेल भी भेज रहे हैं, मैसेज भी भेज रहे हैं। कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये कम्युनिकेशन हो रहा है सैटेलाइट के जरिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8421 कोड को क्या कहते हैं? तो 8421 कोड को हम BCD कोड कहते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिबल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम आना चाहिए, आपको कोई भी नंबर जो है वो BCD कोड में लिखना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया 10 को आप क्या लिखेंगे BCD में? तो आपका आंसर होना चाहिए कि हम 10 को 1010 लिख सकते हैं। कैसे? हमने देखा 8421 कोड है, तो 10 कैसे बनेगा? जब हम 8 और 2 को जोड़ेंगे तभी तो 10 बनेगा। तो जहाँ जहाँ 8 और 2, तो 8 की जगह 1, 2 की जगह 1, बाकी जगह 0, तो 1010 जो है वो 10 का कोड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं ले लेती हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पे 15 कैसे बनेगा? तो अगर 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 4 कितना होता है? 8 + 4 12 होता है, ये तो हो गया 12, फिर 13 14 और 1 15, ऐसा ही होगा ना। तो सभी कुछ आपको लेना पड़ेगा, 8 में 4 जोड़ोगे, 4 में 2 जोड़ोगे, फिर 2 में 1 जोड़ोगे, तब आपका जाके 15 बनेगा। तो 1111 15 का कोड हो गया। समझ में आया? चलो एक और एग्जाम्पल से समझा देते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कोई कोड लिखना है मेरे को 13 का मेरे को BCD कोड लिखना है, 8421 में लिखना है। अब 13 कैसे बनेगा? तो 8 और 4 को जोड़ते हैं तो 12 बनेगा, और उसमें एक और जोड़ दो तो 13 बन जाएगा। तो 8 की जगह 1 लिखो, 4 की जगह 1 लिखो, 1 की जगह 1 लिखो, बाकी जगह 0, तो 1101 जो है वो 13 का कोड हो जाएगा। तो ये BCD कोड आपको लिखना आना चाहिए, 8421 कोड इसे बोलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द मल्टीप्लेक्सर आर ऑल्सो नोन एज, मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं? तो मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मैनी टू वन मल्टीप्लेक्सर होते हैं, और इसी का उल्टा होता है डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है 1 to many। ओके, मैनी टू वन और 1 to many। अब ये क्या बला हो गई, ये क्या घटना हो गई? मान लेते मेरे पास एक मल्टीप्लेक्सर है, इसको मक्स लिखते हैं, इसमें आपने बहुत सारे सिग्नल्स को दिया और तब वो एक सिंगल वायर, एक सिंगल लाइन से ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैनी टू वन कहते हैं, इसे हम मैनी टू वन कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ, ट्रांसलेटर क्या है? तो देखो, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, हम उसकी भाषा नहीं समझते, तो हमें अपनी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है, इसके लिए हमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। और ट्रांसलेटर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
कैसा सॉफ्टवेयर है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका ट्रांसलेटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर है? हार्डवेयर वो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। तो कंपाइलर नहीं, माउस हाँ, तो माउस क्या हो जाएगा आपका? हार्डवेयर हो जाएगा, ऑप्शन बी। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? तो आप लोग कहते हैं ना हम ब्राउज कर रहे हैं, डेटा को ब्राउज कर रहे हैं, तो ब्राउजर होते हैं गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द अनऑथोराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज। तो गलत तरीके से किसी सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी कॉपी बनाना क्या कहलाता है? ये सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी वर्ड आप यहाँ पर यूज करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपके ब्राउजर्स हैं, यहाँ पे जो लाइनिक्स है या लिनक्स है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ दीज केबल कैन ट्रांसफर डेटा एट हाई स्पीड? सबसे अधिक स्पीड में डेटा किस में ट्रांसफर होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल पे। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती हैं ये आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं और इन पे सबसे तेजी से हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, ईथरनेट। ईथरनेट में आप कौन सी टोपोलॉजी का यूज करते हो? ईथरनेट में आप कौन सी टोपोलॉजी का यूज़ करते हो? मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी? ठीक है ना, ये आपको बताना है हमें कमेंट सेक्शन में। आप सर्च कीजिए और मुझे बताइए कि ईथरनेट में आप कौन सी टोपोलॉजी का यूज़ करते हो। बाकी सारे करेंट अफेयर्स को हम कल के सेशन में समझते हैं। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।